students, let's start with the new chapter S block elements. As we know कि periodic table में 4 blocks होते हैं, S block, P block, D block and F block. सबसे पहले हम बात करते हैं S block की. So basically S block elements कौन से होते हैं? S block elements वो elements होते हैं जिनमें last electron S subshell में आता है. For example, NS1 and NS2 configuration. So let's start with S block elements. Before we start with S block elements, let me tell you, इसमें दो टाइप की हमें कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिलती है. जनरल कॉन्फ़िगरेशन NS1 एंड NS2. जनरली आपने पीरियोडिक टेबल में देखा होगा कि 2 रोज होती हैं, ये और ये. इस पार्ट को हम बोलते हैं NS1, इसको हम बोलते हैं NS2. ऑन द अदर हैंड, अगर मैं फर्स्ट कॉलम की बात करूं या फर्स्ट ग्रुप की बात करूं, दिस इज ग्रुप 1, ग्रुप 2, तो इसको हम बोलेंगे एल्कली मेटल्स. एंड NS2 की बात करें या ग्रुप 2 की बात करें तो इनको हम बोलते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल्स. Fine. So we will start with alkali metals first and then we will move to alkaline earth metals. सबसे पहले हम बात कर रहे हैं एल्कली मेटल्स की. एल्कली मेटल्स के बारे में बात करें तो हम सबसे पहले देखेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज. फिजिकल प्रॉपर्टीज में फर्स्ट पॉइंट आता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. ये मैं पहले ही बता चुकी हूं. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अल्कली मेटल्स की क्या होती है? नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन देन NS1. जैसे कि लिथियम की होती है 2s1, सोडियम की होती है 3s1, पोटेशियम की होती है 4s1, रुबीडियम की 5s1, सीजियम की 6s1 एंड फ्रांसियम की 7s1. अब 1s1 की बात करें तो वो हाइड्रोजन की होती है और हाइड्रोजन की एज वी नो जो भी पोजीशन है वो थोड़ी कंट्रोवर्शियल है, इसलिए हम उसको एस ब्लॉक में नहीं पढ़ेंगे. और हाइड्रोजन के बारे में तो हम पूरा एक चैप्टर पढ़ ही चुके हैं. वी नो दैट, जैसा कि हमने देखा था कि उसकी एल्कली मेटल से भी प्रॉपर्टीज मैच करती हैं और हेलोजन से भी करती हैं. सो लेट्स स्टार्ट. तो यहां पर हमने देखा NS1 कॉन्फ़िगरेशन आ रही है. अब जब मैं एटॉमिक रेडियस की बात करूं या आयनिक रेडियस की बात करूं तो जितने नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते जाएंगे तो क्या मैं बोल सकती हूं कि एटॉमिक साइज भी इंक्रीज होता जाएगा. सिमिलरली लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रांसियम, एटॉमिक साइज और एटॉमिक रेडियाई इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप. इसके बाद हम बात कर रहे हैं थर्ड पॉइंट, आयनाइजेशन एंथैल्पी. आयनाइजेशन एनर्जी इज द एनर्जी which is required to eject one electron from an isolated gaseous atom in its free state. तो आयनाइजेशन एनर्जी, आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात करूं तो as we already know, आयनाइजेशन एनर्जी decreases down the group. Why? Because Z effective decreases down the group. Effective nuclear charge decreases down the group. तो फिर आयनाइजेशन एनर्जी भी कम हो जाती है क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन को होल्ड करने के लिए कम एनर्जी लगाई जा रही है, तो उसको निकालने के लिए भी कम एनर्जी लगेगी. सो आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप. उसके बाद बात आती है हाइड्रेशन एंथैल्पी की. हाइड्रेशन एंथैल्पी क्या होता है? हाइड्रेशन एंथैल्पी जब भी हमारे पास कोई भी आयन वाटर में है, ठीक है, तो फॉर एग्जांपल मेरे पास है Li+. Li+ है तो ये वाटर मॉलिक्यूल्स को अपने पास अट्रैक्ट करेगा. अगर अट्रैक्शन होगा तो एनर्जी
रिलीज होगी। तो जितनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी उतना ही ज्यादा अट्रैक्शन होगा और उतना ही ज्यादा हाइड्रेशन एंथैल्पी होगी। तो अगर मैं हाइड्रेशन एंथैल्पी की बात करूं तो इट डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। ऐसा क्यों? क्योंकि जितना छोटा आयन होगा उसमें न्यूक्लियस का बाहर के H2O मॉलिक्यूल से डिस्टेंस उतना ही कम होगा। जितना डिस्टेंस कम होगा उतना ही ज्यादा फोर्स से अट्रैक्ट किया जाएगा और उतने ही ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल्स आकर अटैच हो जाएंगे। और अगर वाटर मॉलिक्यूल ज्यादा अटैच हो रहे हैं इसका मतलब अट्रैक्शन ज्यादा और हाइड्रेशन ज्यादा। इसीलिए आप देखेंगे कि जो लिथियम के सॉल्ट्स होते हैं वो जनरली हाइड्रेटेड होते हैं, जैसे कि LiCl.2H2O, LiClO4.3H2O and so on. So I can say that hydration enthalpy decreases down the group. अब अगर मैं बात करूं डेंसिटी, दैट इज मास अपॉन वॉल्यूम, तो डेंसिटी increases down the group with some exceptions, for example sodium and potassium. Fine. अब हम बात करेंगे मेटेलिक कैरेक्टर की। मेटेलिक कैरेक्टर की अगर हम बात करें तो मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। फाइन, मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ विल डिक्रीज डाउन द ग्रुप। इसीलिए आप देखेंगे कि फ्रांसियम तो कैसे लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है और एस ब्लॉक आर जनरली सॉफ्ट मेटल्स। अगर मैं मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट की बात करूं तो जस्ट लाइक मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, तो ऑब्वियसली अगर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑल्सो डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। फाइन। Hello my dear students, I am Neeraj Kumar Chaudhary, your physics teacher on this Unacademy Plus platform. बच्चों, जो स्टूडेंट्स 10 to 11th मूविंग है, यानी कि इस अभी 11th क्लास में आए हैं, उनके लिए एक बहुत ही बेहतरीन बैच स्टार्ट किया जा रहा है, इमर्ज बैच। बिल्कुल नया बैच है 11th वाले बच्चों के लिए, बिल्कुल जीरो लेवल से, बेसिक से, सबसे पहला चैप्टर यानी कि बेसिक मैथ से ये बैच स्टार्ट होगा और इसकी स्टार्टिंग डेट है 25 अगस्त। ठीक है बच्चों, इसमें जो पढ़ाने वाली फैकल्टीज हैं वो बहुत ही एक्सपीरियंस्ड, ठीक है ना, और बहुत ही टॉप क्लास फैकल्टीज हैं, अनअकैडमी प्लेटफॉर्म की नंबर 1 फैकल्टीज हैं। ठीक है ना, मैथ्स अंशुल सर पढ़ाएंगे, फिजिक्स में खुद पढ़ाऊंगा आपको, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको शरद कोठारी सर पढ़ाएंगे, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री PMS सर पढ़ाएंगे और फिजिकल केमिस्ट्री आपको ब्रिजेश जिंदल सर पढ़ाएंगे। ठीक है, अब इस बैच में बच्चों क्या होगा, इस बैच में हम 25 अगस्त से स्टार्ट करके मार्च के एंड तक इसको बिल्कुल खत्म कर देंगे। ठीक है, और एक एक टॉपिक इसमें क्या होगा, जैसे कि अगर ये लेट स्टार्ट हो रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये कंप्रेस्ड होगा, नहीं, इसमें नंबर ऑफ क्लासेस ज्यादा होंगी। ठीक है ना, इसमें नंबर ऑफ क्लासेस ज्यादा होंगी, किसी भी चीज को कंप्रेस नहीं किया जाएगा। ठीक है ना, अब अगर मैं इसमें बात बताऊं फिजिक्स की, तो इसमें आपके पास सब कुछ होगा, एवरीथिंग। ठीक है ना, पूरा स्टडी मटेरियल आपको हम ही देंगे, हैंड रिटन नोट्स देंगे, टेस्ट होगा। ठीक है ना, हर कॉन्सेप्ट, हर इलस्ट्रेशन को बहुत ही डिटेल में आपको समझाया जाएगा और जो आपको होमवर्क दिया जाएगा वो भी बिल्कुल डिटेल्ड होमवर्क होगा, जो कि जेई मेंस और जेई एडवांस दोनों को कवर करेगा। इनफैक्ट आपकी स्कूल की स्टडीज को भी वो कवर करेगा। ठीक है बच्चों, तो आई होप ये बैच आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। इसको जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी ज्वाइन कर लीजिए। इसमें हर 3 लेक्चर्स के बाद चौथा लेक्चर आपको डाउट का मिलेगा, यानी कि 25% ऑफ द टाइम आपका डाउट में जाएगा। ठीक है, इसलिए कोई भी डाउट आई होप आपका बचेगा नहीं अगर इतना टाइम आपको दिया जाएगा। ठीक है बच्चों, और जो होमवर्क की एक्सरसाइजेज हैं उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी होंगे, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी होंगे। ठीक है ना, पैराग्राफ वगैरह हर टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। उसमें आपके जेई मेंस के PYQ की एक्सरसाइज भी होगी, जेई एडवांस के PYQ की एक्सरसाइज भी होंगी। ठीक है बच्चों, तो आई होप ये कोर्स आपके लिए बहुत ही बेहतरीन है, जल्दी से जल्दी इसको ज्वाइन कर लीजिए। बेस्ट ऑफ लक। नेक्स्ट इज रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी। रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी की बात करें तो alkali metals are very good reducing agents and generally the reducing property increases down the group with some abnormality, जैसे कि cesium,
रुबीडियम, पोटेशियम, सोडियम, यहां पर क्या हो रहा है, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी डिक्रीज हो रही है. ऑन द अदर हैंड लिथियम, लिथियम की रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा है. क्यों? बिकॉज ऑफ इट्स हाई हाइड्रेशन एनर्जी. फाइन. नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर. इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर, जितनी ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी, लेसर द आयनाइजेशन एनर्जी, मोर विल बी द इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर. तो आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, सो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप. नेक्स्ट आता है फ्लेम कलरेशन. फ्लेम कलरेशन की अगर मैं बात करूं तो फ्लेम टेस्ट करने पर क्या कलर एग्जिबिट हो रहा है, तो लिथियम का हो रहा है कार्माइन रेड, सोडियम गोल्डन येलो, पोटेशियम पेल वॉयलेट, देन रुबीडियम हैज रेडिश वॉयलेट, सीजियम हैज ब्लू. इसको याद करने का तरीका है कि लिथियम छोटा है और छोटे बच्चे बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं, तो इसीलिए इसका कलर हो जाएगा रेड. उसके बाद आता है सोडियम. सोडियम मिडल एज्ड है, तो ये जल्दी से घबरा जाता है, तो ये हो जाएगा येलो, पीला पड़ जाता है. देन जैसे जैसे बड़े होते गए, काम होते गए, तो वो कलर्स आ गए वॉयलेट एंड ब्लू. इट हैज नथिंग टू डू विद द कंसेप्ट, इट्स जस्ट द आइडिया ऑफ लर्निंग, जैसे मैंने याद किया था. ओके. उसके बाद बात आती है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की. फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की अगर मैं बात करूं तो आयनाइजेशन एनर्जी लो है, तो फिर ये सभी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करते हैं. नेक्स्ट आता है सॉफ्टनेस. ऑल दीज मेटल्स आर सॉफ्ट मेटल्स एंड दे कैन बी कट विद अ नाइफ. आयनिक मोबिलिटी. आयनिक मोबिलिटी की अगर हम बात करें तो आयनिक मोबिलिटी, कितना आयन, मान लो हमारे पास कोई सॉल्यूशन है, सॉल्ट सॉल्यूशन है, वहां पर पर्टिकुलर आयन कितना मूव कर पा रहा है इज नोन एज आयनिक मोबिलिटी. और जो आयन जितना ज्यादा बड़ा हो जाएगा पानी में, उसको मूव करने में उतनी ही मुश्किल होगी. तो क्या मैं बोल सकती हूं जिसका हाइड्रेटेड साइज बड़ा हो जाएगा या फिर जिसमें हाइड्रेशन ज्यादा हो जाएगा, उसकी मूवमेंट कम हो जाएगी. उसकी मूवमेंट कम हो जाएगी मतलब आयनिक मोबिलिटी कम हो जाएगी. सो आई कैन से आयनिक मोबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ हाइड्रेटेड आयन. तो कैन आई से Li plus aqueous is least ionic mobile as compared to cesium plus. अब let's talk about crystal structure. Crystal structure ये सब proper crystal structure show करते हैं. It shows BCC, body centered cubic type unit cell with coordination number 8. तो आइए देखते हैं chemical properties of alkali metals. तो जैसा कि हमने हाइड्रोजन में भी देखा था और मैंने बोला था कि हर चैप्टर में देखेंगे कि सबसे पहले हवा से रिएक्ट करवाएंगे, हवा के बाद पानी से रिएक्ट करवाएंगे. हवा में कौन आता है? ऑक्सीजन और नाइट्रोजन. तो हम रिएक्शन करवाते हैं ऑक्सीजन से. अगर लिथियम का रिएक्शन करवाओगे तो लिथियम ऑक्साइड बनेगी, स्टेबल ऑक्साइड. अगर तुम सोडियम का कराओगे तो सोडियम परऑक्साइड बनाएगा. और दूसरे किसी मेटल का बनाओगे, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम को रिएक्ट करवाओगे तो ये बनाएगा सुपर ऑक्साइड. केमिस्ट्री से लेना देना नहीं है, लेकिन इसको आप ऐसे याद कर सकते हो कि जो छोटा होता है वो चुपचाप उसने मान लिया कि चलो ऑक्साइड बना लेते हैं. सोडियम थोड़ा बड़ा है, उसने टैंट्रम्स दिखाए, बोला मैं तो पेरोक्साइड बनाऊंगा. और जो पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम थे ये काफी बड़े थे तो इनको सुपरमैन बनना था, तो ये बना गए सुपर ऑक्साइड्स. फाइन.
अब हम रिएक्शन करवाएंगे नाइट्रोजन से। हवा में ऑक्सीजन भी, अब नाइट्रोजन से रिएक्शन कराएंगे। नाइट्रोजन से रिएक्शन करवाएंगे तो इसमें सिर्फ लिथियम ही रिएक्ट करेगा और बनाएगा Li3n, Li plus N2, it will give Li3n, लिथियम नाइट्राइड। और बाकी का कोई भी एल्कली मेटल, एसिड, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, ये सब नाइट्रोजन से रिएक्ट नहीं करेंगे। हाँ, मैग्नीशियम करता है, इसलिए बोला जाता है कि लिथियम डायगोनल रिलेशनशिप दिखाता है या एब्नॉर्मल प्रॉपर्टीज दिखाता है मैग्नीशियम के जैसे। नेक्स्ट आता है हवा के साथ रिएक्ट करवाने के बाद हमने पानी के साथ रिएक्ट करवाया। पानी के साथ रिएक्ट करवाया तो यहाँ पर क्या बना, मेटल हाइड्रोक्साइड। मेटल हाइड्रोक्साइड बना और हम ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी देखें तो सीजियम इज मोस्ट रिएक्टिव, देन रुबीडियम, देन पोटेशियम, देन सोडियम एंड देन लिथियम। सीजियम ज्यादा रिएक्टिव क्यों है? क्योंकि ये बहुत जल्दी CS प्लस बना लेगा, तो हाइड्रोक्साइड बनाना इजी रहता है। रिएक्शन विद H2, रिएक्शन विद H2 अगर हम हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो आपने हाइड्रोजन चैप्टर में भी देखा था, और ये बन जाएगा MH। ये किस टाइप का हाइड्राइड बना है? ये आयनिक हाइड्राइड और सॉल्ट लाइक हाइड्राइड बना है। देन ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी देखें तो लिथियम की सबसे कम रहेगी, देन सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम एंड सीजियम। अब लिथियम और सोडियम छोटे हैं तो ये थोड़ा बहुत कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन में भी जाते हैं, जैसे कि NaBH4 एंड LiAlH4। हवा के साथ रिएक्ट करवा लिया, पानी के साथ करा लिया, हाइड्रोजन के साथ देख लिया, तो हेलोजन के साथ भी देख लेते हैं। हेलोजन के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो ये MX टाइप का बनेगा। और जो लिथियम के हैलाइड्स होंगे वो दे आर मोर टुवर्ड्स कोवेलेंट नेचर, और जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाएंगे आयनिक नेचर बढ़ेगा, कोवेलेंट नेचर कम हो जाएंगे। और लिथियम के हैलाइड्स तो प्रीडोमिनेंटली कोवेलेंट होते हैं। अब हम ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी की बात करें तो क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन के साथ तो ऑर्डर होता है लिथियम लेस देन सोडियम, लेस देन पोटेशियम, रुबीडियम एंड सीजियम। लेकिन फ्लोरीन के केस में ये ऑर्डर उल्टा हो जाता है। रीजन क्या है? कंपेरेबल साइज ऑफ कैटायन एंड एनायन। ओके, नेक्स्ट आता है रिएक्शन विद फास्फोरस एंड सल्फर। रिएक्शन विद फास्फोरस की बात करूं तो ये क्या बनाएगा? पहले तो फॉस्फाइड बनाएगा और उसके बाद हाइड्रोलिसिस पर हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। उसी तरीके से सल्फाइड बनेगा और ऑन हाइड्रोलिसिस इट विल गिव मेटल हाइड्रोक्साइड। फाइन। रिएक्शन विद अमोनिया, अमोनिया की बात की जाए तो एल्कली मेटल्स, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, जिसमें से हम बेरिलियम को हटा दें तो they are soluble in liquid ammonia and complex formation takes place. Okay, so that was all about the chemical properties of alkali metal. तो अब हम बात करेंगे नेचर ऑफ सॉल्ट्स के बारे में। नेचर ऑफ सॉल्ट्स की अगर मैं बात करूं तो सॉल्ट्स क्या होते हैं? बेसिकली सॉल्ट्स आर ऑफ कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स, सल्फेट्स, नाइट्रेट्स, ये सब सॉल्ट्स रहते हैं। इनके नेचर के बारे में देखें तो सबसे पहले वी आर टॉकिंग अबाउट नेचर ऑफ कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स। सबसे पहली चीज, हम कार्बोनेट्स या बाइकार्बोनेट्स को हीट करेंगे तो वो आगे डिकम्पोज नहीं होंगे एक्सेप्ट लिथियम। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। ये कुछ टाइप के क्वेश्चंस में आ सकता है जेईई मेंस में या एडवांस्ड में, कि ऐसे हमें मिक्सचर ऑफ कार्बोनेट सॉल्ट दे दिया जाए कि Li2CO3 है, Na2CO3 है, और हमें देखना है कि आगे कितनी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है। इस तरीके के क्वेश्चंस मेंस में ऑलरेडी आ चुके हैं। फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन आया था ऑक्सैलिक एसिड से रिलेटेड
you were given two types, you were given 2 or 3 types of reactants. अब तुम्हें देखना है कि वो किससे रिएक्ट करेगा, कैसे रिएक्ट करेगा और उसमें से कितना प्रोडक्ट निकलेगा। उसी तरीके से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है और रीजनल एग्जाम्स में तो काफी बार आ भी चुका है कि तुम्हारे पास लिथियम कार्बोनेट है और सोडियम कार्बोनेट है, इसका तुम्हें मिक्सचर मिल गया, अब तुम्हें कैलकुलेट करना है कार्बन डाइऑक्साइड गैस के बारे में। एंड एज यू नो कार्बन डाइऑक्साइड गैस तो निकलेगी ही नहीं। कहां पर? सोडियम में। क्यों? क्योंकि सोडियम डिकम्पोज नहीं होगा। तो उसी तरीके से अगर मैं Li2CO3 की बात करूं, इट विल डिकम्पोज इनटू Li2 ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन अगर यहीं पर होता Na2CO3, K2CO3 और वी कैन से Rb2CO3, सीजियम CO3, तो इसके आगे थर्मल डिकम्पोजिशन के बाद कोई रिएक्शन नहीं होता। तो इससे हमें क्या पता चला कि कार्बोनेट्स में सिर्फ लिथियम कार्बोनेट डिकम्पोज होगा ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में, लेकिन सोडियम कार्बोनेट या पोटेशियम कार्बोनेट या रुबिडियम कार्बोनेट या सीजियम कार्बोनेट फर्दर डिकम्पोज नहीं होंगे। आफ्टर दिस अगर मैं थर्मल स्टेबिलिटी की बात करूं, तो थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर आप देखेंगे मोस्ट ऑफ द टाइम्स यही मिलेगा, थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। कैन यू टेल मी ऐसा क्यों हो रहा है? एनीबॉडी? जस्ट पॉज दिस वीडियो एंड थिंक अबाउट इट कि ऐसा क्यों हो रहा है। ऐसा होने का एक बहुत ही बेसिक रीजन है जिसके बारे में हमने पहले भी अभी बात की थी, आपने इस बारे में सोचा होगा, इनफैक्ट सोच लिया होगा, दैट इज फजान्स रूल। फजान्स रूल हमें क्या बताता है? हमें बताता है कोवेलेंट नेचर और आयनिक नेचर के बारे में। क्या बताता है? कि अगर मेरा जो कैटायन है उसकी पोलराइजिंग पावर ज्यादा है, पोलराइजिंग पावर ज्यादा, तो कोवेलेंट नेचर भी ज्यादा। अगर पोलराइजिंग पावर कम तो कोवेलेंट नेचर भी कम। तो क्या मैं बोल सकती हूं कि जितना छोटा कैटायन होगा, जितना छोटा कैटायन होगा उतना ही ज्यादा पोलराइजिंग पावर होगी? क्यों? क्योंकि छोटे का न्यूक्लियस पास होगा तो फिर वो दूसरे वाले इलेक्ट्रॉन को ज्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाएगा। तो कहना है से स्मॉलर द कैटायन, more will be the polarizing power, and more the bigger the cation, lesser will be the polarizing power and lesser will be the ionic nature। तो यहां से हमें पता चलता है जितना ज्यादा आयनिक नेचर होगा उसकी थर्मल स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी। एज यू नो, तुमने सुना होगा कि आयनिक सॉल्ट्स की अगर मैं बात करूं तो आयनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। अगर वो जल्दी से मेल्ट नहीं हो रहे हैं हीट करने पर या जल्दी से बॉयल नहीं हो रहे हैं, दैट मीन्स वो हीट को ज्यादा बेयर कर सकते हैं, उनकी थर्मल स्टेबिलिटी ज्यादा है। सो मोर द आयनिक नेचर, मोर विल बी द स्टेबिलिटी, थर्मल स्टेबिलिटी। और इससे हमें ये भी पता लगा कि अब सबके पास एनायन तो सेम है, एनायन सेम है तो हम कैटायन को देखेंगे। कैटायन में सीजियम की पोलराइजिंग पावर सबसे कम, तो कैन वी से कि यहां पर आयनिक नेचर सबसे ज्यादा होगा? यस और नो? एंड लिथियम की पोलराइजिंग पावर सबसे कम है तो इसका पोलराइजिंग पावर सबसे ज्यादा है तो
इसकी थर्मल स्टेबिलिटी सबसे कम रहेगी क्योंकि इसका नेचर कोवेलेंट रहेगा. फाइन. इफ आई टॉक अबाउट ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी इन वाटर, तो कायदे से क्या होना चाहिए? कायदे से इट शुड डिक्रीज डाउन द ग्रुप. व्हाई? नाउ इफ आई टॉक अबाउट lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium, can I say that if hydration energy is more, if hydration energy is more, then solubility is more, क्योंकि वो easily लैटिस को तोड़ देगा. Yes or no? और अगर मैं इन कार्बोनेट आयन की तो सेम ही रहेगी, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम की बात करूं तो हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ लिथियम इज मैक्सिमम एंड इट डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप. तो इफ आई टॉक अबाउट द ऑर्डर ऑफ हाइड्रेशन एनर्जी, उसके अकॉर्डिंग सॉल्युबिलिटी शुड डिक्रीज डाउन द ग्रुप. बट इन केस ऑफ कार्बोनेट्स ऐसा नहीं होता. जस्ट इन द केस ऑफ कार्बोनेट्स ऐसा नहीं होता. क्यों नहीं होता? क्योंकि यहां पर हाइड्रेशन एनर्जी का ऑब्वियसली ऑर्डर डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप है, लेकिन उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो लैटिस एनर्जी का चेंज है वो काफी ज्यादा गड़बड़ है. फाइन. अगर हाइड्रेशन एनर्जी डिक्रीज हो रही है लेकिन लैटिस एनर्जी उससे भी ज्यादा डिक्रीज हो रही है, तो इस वजह से जस्ट फॉर द कार्बोनेट्स, बिकॉज ऑफ द ऑर्डर ऑफ लैटिस एनर्जी, वी विल फाइंड दैट ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी इन वाटर इज इट इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप. अब आने वाले आगे सॉल्ट्स में देखेंगे थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर तो सेम ही रहता है मोस्ट ऑफ द टाइम्स, लेकिन सॉल्युबिलिटी का उल्टा रहता है बिकॉज हाइड्रेशन एनर्जी पर ज्यादा डिपेंड करता है. जस्ट फॉर कार्बोनेट्स, क्योंकि लैटिस एनर्जी में चेंज बहुत ज्यादा आ जाता है, इसलिए ऑर्डर रहेगा इट इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप. फाइन. इनफैक्ट लिथियम कार्बोनेट तो बहुत बार स्पैरिंगली सॉल्युबल या इनसॉल्युबल सॉल्ट की तरह भी मिलता है. इसके बाद अगर हम बात करें लिथियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, दैट इज लिथियम बाइकार्बोनेट की, या दूसरे बाइकार्बोनेट्स की, तो जो दूसरे बाइकार्बोनेट्स होते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट, देन वी हैव पोटेशियम बाइकार्बोनेट, रुबीडियम बाइकार्बोनेट, सीजियम बाइकार्बोनेट, ये हमें सॉलिड फॉर्म में मिलते हैं. लेकिन लिथियम बाइकार्बोनेट कभी भी हमें सॉलिड फॉर्म में नहीं मिलता है. उसका रीजन क्या है? उसका रीजन है हाई पोलराइजिंग पावर ऑफ लिथियम प्लस एंड अनकंपेरेबल साइज ऑफ Li प्लस कैटायन एंड HCO3 माइनस एनायन. इस वजह से इनकी लैटिस एनर्जी बहुत ज्यादा कम होती है. फाइन. इफ आई टॉक अबाउट ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी, लिथियम बाइकार्बोनेट तो पहले से ही सॉलिड नहीं था तो उसको हम सॉल्युबल क्या करेंगे, लेकिन इफ आई टॉक अबाउट अदर बाइकार्बोनेट, सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप. फाइन. So that was about nature of carbonates and their thermal stability and solubility. इसके बाद हम बात कर रहे हैं nature of nitrate salts की. सब इसको हीट करेंगे. हीट करने पर अगर मैं लिथियम नाइट्रेट को हीट कर रही हूं तो मेरे पास NO2 गैस निकल रही है, लेकिन मैं किसी और सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम या सीजियम नाइट्रेट को हीट कर रही हूं तो मेरे पास MnO2 बनकर N2 गैस रिलीज हो रही है और मुझे स्टेबल ऑक्साइड मिल रहा है. फाइन. और अगर मैं थर्मल स्टेबिलिटी की बात करूं तो थर्मल स्टेबिलिटी, एज वी ऑलरेडी नो, जस्ट बिकॉज ऑफ द फचान्स रूल, थर्मल स्टेबिलिटी विल इंक्रीज डाउन द ग्रुप.
I'm repeating again, due to high polarizing power of lithium, it will show somewhat covalent nature and ionic nature will increase down the group. अब जब हम solubility की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर as such कोई बहुत ज़्यादा uncomparable decrease या increase of lattice energy देखने का नहीं मिलता है, इसीलिए जब हम solubility की बात करेंगे it will solely depend upon hydration energy. और लिथियम सबसे छोटा है तो हाइड्रेशन सबसे ज्यादा होगी. Then sodium, potassium, rubidium and cesium. So can we say in case of order of solubility of nitrates, the order will decrease down the group. इसके बाद हम बात कर रहे हैं नेचर ऑफ सल्फेट सॉल्ट्स की. नेचर ऑफ सल्फेट सॉल्ट्स की हम बात करें तो Li2SO4 तो डिकम्पोज करता है, लेकिन बाकी के सॉल्ट्स दे डू नॉट डिकम्पोज इवन एट हाई टेम्परेचर. फाइन, जस्ट लाइक कार्बोनेट सॉल्ट्स. तो इसमें क्या होगा, Li2SO4 को हमने डिकम्पोज करने की कोशिश की तो हमें ऑक्साइड मिली और सल्फर ट्राइऑक्साइड मिली. इसने वापस से डिकम्पोज किया तो इट विल डिकम्पोज इनटू सल्फर डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन. फाइन. अब इसकी थर्मल स्टेबिलिटी की बात करें, वापस से ऑर्डर सेम, पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन, तो ऑर्डर विल इंक्रीज down the group. Then order of solubility in water. Solubility in water obviously again it will depend upon hydration energy. तो Li2SO4 तो sparingly soluble होता है, बहुत कम soluble रहता है, and solubility increases down the group.